गुड इवनिंग बच्चों। हाय विष्णु। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। हाय सृष्टि। वनक्कम वनक्कम। वनक्कम तमिल वर्ड है या तेलुगु वर्ड है? जी यार, मैं जानता नहीं हूँ यार, वनक्कम तमिल वर्ड है या तेलुगु वर्ड है? हाय प्रदीप्तो। हाय दीपांशु, जीते रहो बेटा। हाय कबीर। तमिल वर्ड है के। वनक्कम मतलब नमस्ते होता है ना? हेलो 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 ऑल, हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय सावन। ग्रेट थिंग्स कम टू दोज हु लीव देयर कंफर्ट जोन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है कुछ उससे ऊपर का अचीव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि यार मेरी लाइफ अब मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से लगता है कि यार नहीं, इतने में मज़ा नहीं आ रहा, ये तो हो गया, अब कहीं ऊपर जाना है। तो कहीं किसी भी मोमेंट पर, किसी भी दहलीज पे, वहाँ से अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए कंफर्ट जोन छोड़ा, थोड़ी फाइट मारी, फिर अगले चरण में पहुंच गए, अगले लेवल पे पहुंच गए। फिर वहाँ पे लगता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद उसको एंजॉय करते हैं। फिर उस परिस्थितियों से, उस लेवल से भी बोर हो जाते हैं कि नहीं यार, इससे भी ऊपर चलना है। हर कदम कदम पे आपको कुछ न कुछ टाइम के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। नथिंग गेट्स वर्स ड्यू टू प्रैक्टिसिंग, यू मे गेट डिप्रेस्ड बट इट्स एविडेंस दैट यू आर डूइंग गुड। इसका एक सिंपलर वर्जन में सुनाऊं जो केवी ने लिखा है कि जिस काम को करने में आपको जोर आ रहा है, जिस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, वो काम सही है, वो आपको कहीं आगे लेके जाएगा। ठीक है? मेहनत आज करो या कल, करनी तो पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज कर लोगे, इसमें एक और फैक्ट ऐड करता हूं मैं। आज ही मेहनत कर लोगे तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। कल मेहनत करोगे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही अचीव करने के लिए। ठीक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मोटिवेशन कोट लिखे बच्चों ने, और दिल को छूने वाले, और जो आप एग्जाम देने वाले उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। मैं हूं नितेश जाखड़, और आज अपन अपना क्रैश कोर्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और इससे रिलेटेड चलो एक छोटी सी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपन कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लाइव क्लास, ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, वॉच द कंप्लीट लेक्चर, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स रिवाइज करके आओ। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट, डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, स्पैम मत करो, माई डाउट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करो। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाओ, क्लास स्मूथली चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अबव में चलाओ, क्लास स्मूथली चलेगी। इंटरनेट स्पीड कम से कम 5 Mbps की रखो तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में याद दिलाया था कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन रहा हुआ है जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो आज अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये रिजल्ट भी याद रखना है। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूं। तो i इज इक्वल टू दे रखा अपन को 0 to π/2 ln sin x dx। किंग प्रॉपर्टी लगाई तो ये 0 to π/2 ln cos x बन जाएगा ना, क्योंकि sin π/2 माइनस एक्स cos x, दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 ln के अंदर sin x और cos x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ऐड है, अलग अलग ऐड हैं तो साथ में करने पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब sin x और cos x को देखने पर मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो फिर ये ln sin 2x अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है जी, विच मीन्स 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, अलग अलग कर लेते हैं फिर से, ln sin 2x माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 ln 2 dx। ये वाला पार्ट तो बड़े आराम से माइनस का π/2 ln 2 आ जाएगा। अरे वाह, यही तो आंसर है। इसका मतलब इसका कुछ होगा, क्या होगा? इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं आई डैश मान लूं, और अगले पेज पे ले रहा हूं मैं आई डैश को। आई डैश क्या था मेरा? आई डैश था 0 से π/2 ln के अंदर sin 2x था। sin 2x है तो किंग प्रॉपर्टी लगाने पर सेम बन रहा है। अच्छा, और मुझे ln sin x निकालना है। एक काम करता हूं, मैं 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं, और जहां पे dx आ रहा है उसको मैं dt/2 लिख देता हूं। तो आई डैश विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ln के अंदर, अब ये sin t dt बन जाएगा, हाफ बाहर है, और x को जब मैंने t/2 डाला है
तो x की वैल्यू 0 होने पर t की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/2 होने पर t की वैल्यू पाई है। फिर से मेरे सामने एक नया इंटीग्रल बन चुका है जिसमें मैं किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो वापिस सेम ही बन रहा है, क्योंकि sin π - t वापिस sin t बन रहा है। इसका मतलब लग जाएगी क्वीन प्रॉपर्टी। हाफ तो बाहर था, 2 आएगा और जो 0 से पाई था वो 0 से π/2 बन जाएगा और अंदर ln sin t dt बन जाएगा। ln sin t dt या ln sin x dx सेम ही तो बात है। तो 2 से 2 कैंसिल होने पर i डैश की वैल्यू एक्चुअल में i के बराबर ही आ गई। तो अपना जो रिलेशन आया था कि 2i इज इक्वल टू आई डैश माइनस π/2 ln 2, वो बेसिकली क्या बन गया, ये अगर खुद i है तो लेफ्ट में जाकर i की वैल्यू आ जाएगी -π/2 ln 2। समझे कि ना समझे? चैट को मैंने ऑन कर दिया है, समझे कि ना समझे? हाँ, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आज बिल्कुल। साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये रिजल्ट सॉल्व करते करते लास्ट में एज इट इज ये रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देना कितनी, -π/2 ln 2। आ गया था, बहुत बढ़िया। डीपीपी और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। डीपीपी को डाउट है क्या? जल्दी बोलो। आई होप आज बारात नहीं आनी चाहिए, आ गई तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेट्स होप कि बारात ना आए आज। डीपीपी के डाउट बोल दो जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तुम्हें स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की बातचीत। चलो, प्रोबेबिलिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स का आपने नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स का नाम आपने सुना होगा और आपने बेस थ्योरम का नाम भी सुना होगा। हाउ वुड यू फील अगर मैं आपको बताऊं कि नेटफ्लिक्स जो आपको मूवीज रिकमेंड करता है वो बेस थ्योरम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर यूज करता है नेटफ्लिक्स कि आपको अलग अलग सजेशन देने के लिए, लेकिन बेस थ्योरम इज वन ऑफ देम। बेस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको ये वाला सीरियल पसंद आ गया देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसके सिमिलर दूसरा वाला सीरियल भी पसंद आएगा। तो बहुत सारे सीरियल्स की या बहुत सारे मूवीज की प्रोबेबिलिटी निकालकर आपको दिखाई जाती है। कौन सी मूवी सबसे पहले दिखाई जाती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि वो आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है और बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसका। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मेरी एक छोटी सी कहानी वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उस कहानी में मुझसे जो सवाल पूछा गया वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसलिए मैं चैट को ऑन कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। जुलाई 2003 की बात, जुलाई 2003, जब मेरा पहला दिन था आईआईटी दिल्ली में और उस टाइम पे रैगिंग हुआ करती थी आईआईटी में। तो शाम के टाइम मेस में एक सीनियर ने मुझे बुलाया, इंट्रोडक्शन लिया, कौन हो, कहाँ से आए हो, थोड़ी बहुत जो गालियाँ देनी होती वो गालियाँ भी दी। फिर पूछा कि प्रोबेबिलिटी आती है तुम्हें? मैंने कहा हाँ सर आती है। चल एक काम कर, बता ये पंखा है, इसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वही सवाल मेरा आप लोगों से भी है। आपके घर में आपके रूम के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे के गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जल्दी से बता दो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। 1/2। हाफ 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 हाफ, नेग्लिजिबल, हाफ, जीरो। जीरो तो नहीं है देखो, क्योंकि कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ऐसा अखबार में न्यूज़ पढ़ी होगी कि पंखा गिरने से वृद्धा की मौत। यानी जीरो तो नहीं है, गिरने के चांसेस तो हैं, पर हाफ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 50% नॉट डिफाइंड। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं। जिन बच्चों ने हाफ जवाब दिया है उनसे मेरा अगला क्वेश्चन, आपने हाफ कैसे निकाला कि सर पंखा या तो गिरेगा या नहीं गिरेगा? दो ही केस पॉसिबल है, फेवरेबल केस 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। तो इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि एट दिस वेरी मोमेंट आपके मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या जवाब दोगे? एट दिस वेरी मोमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ड्रॉप डेड एट दिस वेरी मोमेंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाफ, जीरो, जीरो तो नहीं है, हाफ, जीरो, 1, 1 भी नहीं है यार। देखो फिर से जो बच्चे हाफ निकाल रहे हैं, मैं चैट को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं। जो बच्चे फिर से हाफ बोल रहे हैं उनको फिर से ये लग रहा है कि सर या तो मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा। तो मरने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। 50% एक्चुअली इज ए रियली हाई प्रोबेबिलिटी
आप हर इंस्टेंट पे लटक रहे हो तलवार की, मतलब एक धागे से लटक रहे हो, कभी भी मर जाओगे। घर पे अगर घर वालों को तुम जाके बताओगे कि मरना, मम्मी क्या आपको पता है मेरे मरने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मैं इस मोमेंट या तो मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि मैं अभी कभी मर जाऊंगा। चक्कर आ जाएंगे मम्मी को कि बेटा कहाँ से पढ़ के आए हो प्रोबेबिलिटी। तो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखते हैं, इसमें कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? कि जो इक्वली, जो भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। तो आपका मरना और आपका ना मरना एक्चुअल में इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए आप ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इन द सेम वे पंखे का गिरना या पंखे का ना गिरना इक्वली लाइकली नहीं है। समझ रहे हो क्या बात को? अपन ने उसको नट बोल्ट से कसा हुआ है ताकि उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाए। जीरो तो नहीं होगी, कभी ना कभी गिर सकता है, घिस जाए, उसका जो बोल्ट है वो घिस जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है, यानी गिरने की प्रोबेबिलिटी जीरो तो नहीं है। पर हमने अपनी तरफ से बार बार ये कोशिश की है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन कर करके, अच्छा हुक बना के, अच्छा नट बोल्ट बना के, हमने बार बार ये कोशिश की है कि पंखे का गिरना और पंखे का ना गिरना इक्वली लाइकली ना रहे, ताकि उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम हो सके उतनी कम हो जाए। समझ में आई कि ये वाली बात? तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला तो सबको ध्यान होता है, लेकिन उसके पीछे की कंडीशन, मतलब कहने को छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझे क्या? यस यस यस, गुड 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 गुड। सर आपने क्या बोला था? या मैं तो बहुत सारी बातें भूल गई यार। आंसर क्या होगा? आंसर पता नहीं है, हमें पता नहीं है आंसर क्या है। चलो ठीक है, गुड गुड गुड। तो अगर ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ चुके हो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा दो। 5 हॉर्सेज आर इन ए रेस, मिस्टर ए सिलेक्ट्स 2 ऑफ द हॉर्सेज एट रैंडम एंड बेट्स ऑन देम। जुआ खेलता है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स। आंसर क्या होगा फैन वाले क्वेश्चन का? इसका थ्योरेटिकल आंसर नहीं निकाला जा सकता है। प्रैक्टिकल आंसर अगर निकालना हो, इफ यू हैव टू फाइंड द प्रैक्टिकल आंसर, देन we have to find the total number of fans which have fallen until now divided by total number of fans present in the world right now। तो उसकी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। बट थ्योरेटिकली जो ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कर तो रहा हूँ इंग्लिश में एक्सप्लेन यार। 2/5, 1/5, 2/7, 2/5। 2/5 बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है। 2/5 इज द करेक्ट आंसर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बड़े जल्दी आंसर निकाल दिया इस क्वेश्चन का। देखो मिस्टर ए को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूं तो वो तो बड़ा आसान है कि जब जब वो 5 में से कोई 2, वेन एवर ही विल सेलेक्ट 2 हॉर्सेज आउट ऑफ द 5 हॉर्सेज, देन in that number of ways he can bet on the horses. But for favorable outcomes he has to select winning horse plus any other horse. So in how many ways he can select the winning horse? Only one way. Whichever the horse is going to win, he has to select that horse multiplied by any other horse, which means 4C1. So the probability will come out to be 4C1 divided by 5C2, which is equal to 4/10, which is equal to 2/5. समझा ना तू? रैगिंग के टाइम मैंने क्या बोला था? मैंने कहा सर पता नहीं कितनी है प्रोबेबिलिटी। तो उसने कहा बे बुद्धू तुझे इतना ही नहीं पता कि पंखा या तो गिरेगा या नहीं गिरेगा। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? मैंने कहा हाफ। फिर उसने कहा हाफ नहीं है, सोच के आना क्यों नहीं है। उसके बाद वो बातचीत कभी हुई नहीं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए वर्ड इज फॉर्म्ड रैंडमली विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड अमेजॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 A's कम टुगेदर। अगेन एक्सप्लेन। चलो देखो बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मोहक के लिए। मैंने ये कहा कि उसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैटिंग, कितने तरीके से वो बैट लगा सकता है, जितने तरीके से वो 5 में से 2 हॉर्स सेलेक्ट करेगा उतने तरीके से वो कि या पहले और दूसरे पे जुआ लगा दिया या दूसरे और पांचवें पे लगा दिया, यानी 5C2, यानी टोटल 10 वेज, total number of 10 ways he can bet on 2 horses. If he has to select the winning horse,
plus any other horse, then the total number of ways will be one for winning horse. winning horse तो select करना ही करना है, multiplied by any other horse, तो 4 घोड़ों में से 4 एक घोड़ा select करना है, which is 4 ways. So probability will come out to be 4/10, which is 2/5. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी निकाल चुके हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ दिख रहा है. 1/6 इज रॉन्ग, 2/5 इज ऑल्सो रॉन्ग, 1/3 इज द करेक्ट आंसर. आज तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो यार, बहुत बढ़िया. चलो देखो जरा. सो लेट्स फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि AAMZON, इनका अरेंजमेंट ही तो करना है. कितने वर्ड है ये? 6, तो 6 factorial, but 2 of the words are same, so I have to divide by 2 factorial. So let's keep it that way. And favorable outcomes, which means A and A should remain together, then MZON. This time I have only 5 objects, 1 2 3 4 5. Total number of arrangements of these 5 objects will be 5 factorial. So the probability will come out to be 5 factorial divided by 6 factorial multiplied by 2 factorial, which comes out to be 2/6, which means 1/3 is the correct answer. समझे कि ना समझे? IIT में रैगिंग वाले बच्चे अब नहीं होते हैं, उस टाइम होते थे, अब बंद हो गई है. सर प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से ही पूरा बाकी है, सो इज दिस लेसन हेल्पफुल फॉर लर्निंग फ्रॉम बिगिनिंग. देखो, अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ रखा है फिर तो हेल्पफुल है, अगर तुमने बिल्कुल पढ़ा हुआ ही नहीं है तो हेल्पफुल नहीं है. क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं. छोटी सी एक बात और, कभी कभी प्रोबेबिलिटी की बजाय ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट भी पूछा हो सकता है या दिया हो सकता है. तो ऑड्स इन फेवर अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप क्या बोलना कि यह है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स. फर्क इतना सही है कि प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलते हैं अपन. इसी का एक दूसरा रूप है, देयर इज अनदर फॉर्म विच इज ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट. जस्ट देयर इज ओनली जस्ट वन सिंपल डेफिनेशन यू हैव टू लर्न. ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इवेंट, और ऑड्स ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और अनफेवरेबल कितने हो गए? NA बार यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो ऊपर नीचे अगर मैं NA डिवाइडेड बाई जो NA बार है उसको मैं 1 - NA लिख दूं, सॉरी 1 - NA नहीं, उसको मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख देता हूं. और ऊपर नीचे अगर मैं डिवाइड कर दूं NS से यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो नीचे बन जाएगा NA डिवाइडेड बाई NS. NA डिवाइडेड बाई NS इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई 1 - ये वाला पार्ट भी क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A. कोई ज्यादा काम की बात नहीं है, बस डेफिनेशन ध्यान रख लो कि ऑड्स इन फेवर पूछा है तो ऊपर फेवरेबल नीचे अनफेवरेबल, इतना ही. या अगर प्रोबेबिलिटी की बात पूछी जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी हो और ऑड्स इन फेवर पूछ ले, तो PA डिवाइडेड बाई 1 - PA कर देना. इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. जो काम की बात है वो मैं आगे करने जा रहा हूं. काम की बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at least one event occur, find the probability that both the events occur, find the probability that exactly one of the events occur. तो 2 इवेंट या 3 इवेंट एक साथ दे रखे होंगे, उनका आपस में कॉम्बिनेशन पूछ लेगा. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 इवेंट अकर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि उस केस में सपोज ये ए है इवेंट है और ये बी इवेंट है, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ. ए यूनियन का मतलब और, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, दिस इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. ध्यान है कि नहीं ध्यान है? जल्दी से यस सर लिखना. आगे बढ़ता हूं. ये वाला फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, PA ऑफ A यूनियन B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट 1 इवेंट इज इक्वल टू PA
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट्स अकर, तो सिर्फ ये वाला रीजन ही तो है जहां पर इवेंट ए भी हो रहा है और जहां पर इवेंट बी भी हो रहा है। यानी ऐसे में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। Whenever in the question you see the language like find the probability that both the events occur, which means both events have to occur simultaneously. In such cases you have to find the probability of A intersection B. अरे करेंगे मेरे भाई, करेंगे, सब करेंगे यार। क्लियर है ये वाला? If the question says find the probability that exactly one of the events occur, which means either only A will occur or only B will occur. क्या ये बात आप जानते हो कि दिस रीजन इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी बार? चैट को ऑफ करना पड़ेगा यार, बहुत डिस्टर्बेंस है मुझे। वेन डायग्राम में अगर आप देखो देन दिस होल रीजन इज एक्चुअली ए। दिस रीजन इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यूनियन का मतलब और, ए और बी, इंटरसेक्शन ए एंड बी, यानी ए भी हो रहा है एंड बी भी हो रहा है। तो ये वाला रीजन अगर देखोगे तो इस रीजन में, सिर्फ इतने रीजन में, इन दिस रीजन द इवेंट ए इज हैपनिंग बट बी इज नॉट हैपनिंग। सो दिस रीजन इज एक्चुअली ए एंड बी बार। A is happening but B is not happening. In the same way, this region is B and A bar. Suppose you have to find the probability of A intersection B bar, which means A is happening but B is not happening. This will be equal to PA minus PA intersection B. क्योंकि इस पूरे पार्ट में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। ये बात क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताना, जल्दी। एक बच्चे ने लिखा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट इज करेक्ट ओनली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। रिपीट प्लीज, चलो देख लो भैया। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन इवेंट अकर्स, तो एग्जैक्टली वन इवेंट कैन हैपन इन टू वेज। आइदर ए इज हैपनिंग एंड बी इज नॉट हैपनिंग, और दिस रीजन बी इज हैपनिंग एंड ए इज नॉट हैपनिंग। सो इफ द क्वेश्चन आस्क exactly probability of exactly one event, then you have to find probability of A intersection B bar, or means plus probability of B intersection A bar। अब तो क्लियर हुआ होगा। रिपीट कर दिया अब तो मैंने पूरा कि एग्जैक्टली वन इवेंट का मतलब क्या निकालना है। दोनों में से सिर्फ एक इवेंट होना चाहिए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि A इज हैपनिंग एंड B इज नॉट हैपनिंग, और B इज हैपनिंग एंड A इज नॉट हैपनिंग। क्रिस्टल क्लियर। चलो, नन ऑफ द इवेंट्स अकर, विच मीन्स A इज नॉट हैपनिंग एंड B इज नॉट हैपनिंग। नाइदर A इज हैपनिंग नॉर B इज हैपनिंग। डायग्राम में देखोगे तो A और B के पूरे बाहर वाला रीजन, और ये बात आपको ध्यान होगी कि A बार इंटरसेक्शन B बार इज एक्चुअली A यूनियन B होल बार। डी मॉर्गन्स लॉ जानते हो कि ना जानते हो? Which means if I have to find the probability of A bar intersection B bar, I will say this is probability of A union B whole bar, which can be written as 1 minus probability of A union B. Another very very useful result. बोलो 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 बोलो। डी मॉर्गन्स लॉ यार, डी मॉर्गन्स लॉ which states A union B whole bar is equal to A bar intersection B bar, and A intersection B whole bar is equal to A bar union B bar. This combined is called De Morgan's law. You must have studied this
in mathematical reasoning, in set theory also. डी मॉर्गन्स लॉ समझा दिया ना मैंने, दोबारा बताऊं, A यूनियन B होल बार is actually A bar intersection B bar. Similarly, A intersection B whole bar is equal to A bar union B bar. हाँ, CS में भी आता है. चलो, क्लियर है. तो कर दो जरा ये वाला क्वेश्चन फटाफट से. कुछ डेटा गिवन है, आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द इवेंट ए अकर्स. CS बच्चे बोल रहे कंप्यूटर साइंस, आता होगा कहीं कहीं. अलग फॉर्मेट में आता है बेटा, अलग फॉर्मेट में आता है, लॉजिक गेट के फॉर्मेट में आता है. जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था वो समझ गए कि ना समझे? अब तुम इधर उधर की बातें बंद कर दो और क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है और क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ने वाली है. एक्सेस, आई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, बट माई नेचुरल टोन इज हिंदी. So whenever I am explaining with some excitement or with some energy, naturally Hindi comes out of my mouth. Okay? करो. कुछ बच्चों के सही जवाब हैं, कुछ के गड़बड़ हैं. गुड. बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं आज तो यार. मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं उतनी ज़्यादा. सद्दाम का भी सही है, अंकित का भी सही है, सोलोमन का भी सही है. 1/8 इज द करेक्ट आंसर. वॉच केयरफुली. अगर आपका आंसर नहीं निकला है तो ध्यान से देखना. सम डेटा इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन, and probability of A bar is given is 5/8, which means probability of event A will be equal to 3/8. तो सिंपल है बिल्कुल. Find the probability that the only the event A occurs. Mathematically मुझे क्या निकालना है? Mathematically I have to find that A occurs and B does not occur. That's the important part. Only event A, which means I have to ensure that A occurs and B does not occur. ग्राफिकली अगर आप देखोगे, ग्राफिकली आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन. सो दिस रीजन कैन इजीली बी फाउंड यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4. कम्स आउट टू बी 1/8. इतना सिंपल था ये. बाकी सारा डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है वो. सिर्फ इतना पहचानना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली द इवेंट ए अकर्स, विच मीन्स यू हैव टू एंश्योर दैट बी डज नॉट अकर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. समझे कि ना समझे? जल्दी से बताना. टाइम बीत रहा है, हमें चैप्टर खत्म करना है. हाँ, यूनियन कंफ्यूजन के लिए दिया था भाई. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ए डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन इज ग्रेटर देन 3, लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन इज लेस देन 5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. नहीं, 3/8 नहीं, 1/8 वॉज द करेक्ट आंसर बेटा. बाबूराव आएगा जब कोई मुश्किल चीज समझाऊंगा ना, तब बाबूराव पूछेगा कि समझ में आया कि नहीं आया. One is the answer, I think. 1/6. Abhinav 1/6. Solomon 1/6. RD 1. DA 1. अंश का भी 1 आ रहा है. बहुत बढ़िया. बाकी लोगों का भी आने दो. अपना नाम भी लिख दो साथ में यार. अगर तुम्हारा जवाब सही होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि अंश ने सही जवाब दिया है और जय का जवाब गलत है. सृष्टि का आंसर सही है, बिल्कुल सही है. हर्ष का आंसर गड़बड़ है.
अमन का सही है, जवार का सही है, अंकुर का सही है, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ गया। आज तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और नंबर ऑफ आंसर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। चैट को मैं ऑफ करना पड़ेगा मुझे, चैट को ऑफ, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ गया है। गुड 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 गुड। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट मेथड इज मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। A is the event that the number obtained is greater than 3. So elements in A will be 4, 5, 6. Elements in B will be, B is the event that the number obtained is less than 5. So इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3 and 4. Mathematically, I know that probability of A union B can be found as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. What is the probability of event A? 3 by 6. What is the probability of event B? 4 by 6. Which means 3 by 6 is 1 by 2, 4 by 6 is 2 by 3, minus what is the probability of A intersection B? Which means both the events should occur simultaneously. There is only one element which will ensure that both the events are occurring simultaneously, and that element is 4, my dear friends. So the probability of A intersection B will be 1 by 6. एक एलिमेंट है जो दोनों इवेंट्स को एक साथ करा सकता है, माइनस 1 by 6. एक काम करते हैं, उसको 3 by 6 प्लस 4 by 6 माइनस 1 by 6 ही लिख लेते हैं, ताकि ये 6 by 6 आ जाए और आंसर आ जाए 1. मैथमेटिकली तो 1 आ गया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते ना, अगर कि कोई भी नंबर जो आने वाला है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अरे मेरे भाइयों, कोई भी नंबर उठा लो, दोनों में से किसी न किसी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। 3 या तो 3 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा। सपोज 2 आया, आपने डाइस को फेंका और 2 आया, इन दोनों में से कोई इवेंट अकर कर रहा है क्या? एटलीस्ट 1 इवेंट शुड अकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? एटलीस्ट 1 इवेंट शुड अकर. So when I get 2 on the dice, at least 1 event is occurring. Which event? Event B is occurring because the number is less than 5. If I get 6, at least one of the event is occurring, definitely occurring. Which event? Event A is occurring because the number is greater than 3. If I get 4, at least one of the events is occurring. Yes, both the events are occurring. The number is greater than 3 as well as less than 5. लेकिन मैथमेटिकली निकालना सीख लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशन से आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी निकाल के दिखाया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. समझा ना तू? बोलो भैया, जिनका आंसर गड़बड़ाया था समझे कि ना समझे? समझ गए. गुड 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 गुड. चलो फिर अब अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की. चैट को मैं वापस ऑफ कर रहा हूं. इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे नहीं हुआ? चलो, चैट इज ऑफ नाउ. लिसन केयरफुली. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other event. कुछ भी समझ में नहीं आया सर? इंग्लिश में मैं बोल चुका हूं डेफिनेशन, हिंदी में समझाने जा रहा हूं. एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता हो तो इवेंट्स कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है. जैसे कि सपोज एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं. ओके, 2 बॉल्स आर ड्रॉन. फर्स्ट पार्ट 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. सेकेंड पार्ट 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट. You have to find the probability that first ball is green as well as second ball is green. तो पहली बॉल भी ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी बॉल भी ग्रीन होनी चाहिए. तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा पहली बार ग्रीन बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बार भी ग्रीन बॉल निकले. अब डिपेंड करेगा
कि दूसरी बॉल रिप्लेसमेंट के साथ निकाली है या विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है। अगर दूसरी बॉल मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है तो अब मेरे पास जो बॉक्स बचा है उसमें एक ग्रीन तो जा चुकी, तो 4 ग्रीन और 5 व्हाइट बॉल बची हैं। अब प्रोबेबिलिटी विल कम आउट टू बी 4/9। इफ रिप्लेस किया गया है तो ग्रीन इंटरसेक्शन ग्रीन विल बी, पहली बार में भी हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी, दूसरी बार में भी हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी। हैं इवेंट दोनों ही इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले वाला विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो है उसमें दूसरी बार ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि पहली बार में ग्रीन निकली है या नहीं निकली है। पहली बार में अगर ग्रीन नहीं निकली होती तो पहली बार में ग्रीन ना निकलने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही थी, लेकिन दूसरी बार में 4/9 नहीं होता, वो 5/9 होता। यह है फंडा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। दूसरी बात, जब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो मैं आपको हर बार इवेंट इस तरह से बना के दिखाऊंगा। देखो ये वाला इवेंट हो जाए एंड ये वाला इवेंट ना हो एंड ये वाला इवेंट हो जाए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे इन सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई ही करते जाना है। अपने आप समझ में आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, इसकी चिंता करना छोड़ देना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बोलो समझे कि ना समझे। लास्ट में काम, मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट समझाया आपको, लास्ट में आपको काम की बात क्या कही, इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है उसकी चिंता छोड़ देना, जेईई मेंस में आपका काम चल जाएगा। बोलो 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 बोलो। ऐसा कैसे, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा। चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 4/5 व्हाइल द प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4। बहुत सारी चैट लिखते हो, मैं समझ नहीं आता किस किस का जवाब दूं, इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं जवाब वेट कर रहा हूं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। पूर्व मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं आता यार, मुझे नहीं आता। अलग अलग भांति भांति के उत्तर आ रहे हैं बच्चों के, पर मेरी आंखें 7/20 पर जाकर अटक गई हैं। एक बच्चे ने, एमसी ने लिखा है 7/20 कंफर्म है सर, 100%। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों का आंसर नहीं निकला है, सॉरी, मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, लगभग लगभग हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना एक ही काम करना है कि आपको मैथमेटिकली कुछ इवेंट बनाने हैं, उसी से सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। अगर इतना सोच लोगे उसके बाद आंसर निकालना बड़ा आसान है। हाउ विल दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ए स्पीक्स द ट्रूथ एंड बी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और मीन्स प्लस, ए डज नॉट स्पीक द ट्रूथ बट बी स्पीक्स द ट्रूथ। इतना सा पहचानना है बस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का सिर्फ इवेंट पहचानना है आपको। इवेंट कैसे होगा, ए ने सच बोला एंड बी ने सच नहीं बोला, या फिर का मतलब प्लस करना है, ए ने सच नहीं बोला और बी ने सच बोल दिया। अब तो मल्टीप्लाई करना है बस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी इज 3/4 सो बी बार इज 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 कम्स आउट टू बी 7/20। खटाक से आंसर निकलेगा 2 सेकंड में। सिर्फ आपको इतनी सी मेहनत करनी है, इतना सा दिमाग लगाना है कि ये इवेंट अगर मैं लिखना जान जाऊं, ये इवेंट अगर मैं सही से लिख लूं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये था एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। लेकिन देखो, मैंने कहीं भी आपको चर्चा ही नहीं करी कि देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मल्टीप्लाई कर दो। अपने आप ये क्वेश्चन को देखते आइडिया लग रहा ना कि ए एंड बी बार, तो ए एंड बी बार प्लस ए बार एंड बी। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करें बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस लिखना। बहुत सारे बच्चों का 7/20 आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अलग अलग गलत आंसर भी आए थे। वो लोग अपनी गलतियों को समझे कि ना समझे। एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, इतने से काम चल जाएगा। चलो चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन। 3 persons independently fire at a target given that probability of A hitting the target is 1/6, probability that B will hit is 1/4, C will hit is 1/3. Find the probability at least one of them hits the target. Exactly one of them hits the target. इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था ना यार, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया था यार, इतने बढ़िया से गला फाड़ फाड़ के। अच्छा एक्सप्लेन अगेन प्लीज। ओके ओके चलो दोबारा देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स दोनों का आपस में मैच नहीं होना चाहिए। तो कैसे कैसे पॉसिबल है, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स द ट्रूथ एंड बी स्पीक्स द लाई, और ए स्पीक्स लाई एंड बी स्पीक्स द ट्रूथ। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ कितना था? 4/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टेलिंग ए लाई इज 1/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4 कम्स आउट टू बी 7/20। अब तो क्लियर हो गया होगा। बाकी बच्चों ने तो अगले क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया है। 2 पार्ट हैं इसके, दोनों पार्ट के जवाब कॉमा लगा के दो यार। अब मुझे पता नहीं चल रहा ना तुम फर्स्ट पार्ट का जवाब दे रहे हो या सेकंड पार्ट का जवाब दे रहे हो। दोनों का जवाब दो कॉमा लगाकर, पहले फर्स्ट पार्ट का फिर कॉमा लगाकर सेकंड पार्ट का। एक पार्ट का जवाब मत दो, मैं एक पार्ट का जवाब एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे दोनों पार्ट का जवाब चाहिए कॉमा लगाकर एक साथ। थैंक यू सर। हाँ बेटा आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, दोबारा एक्सप्लेन किया है मैंने। 71/72 नहीं, कंफर्म 200%। फर्स्ट पार्ट का गड़बड़ है कई बच्चों का। एच जी का फर्स्ट पार्ट सही है। नहीं 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 नहीं, एच जी का फर्स्ट पार्ट सही नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो शायद किसी का भी सही नहीं है। सेकंड पार्ट बहुत सारे बच्चों का सही है जो कि 31/72 है, लेकिन फर्स्ट पार्ट सही नहीं है। हाँ बेटा लास्ट क्रैश कोर्स की लास्ट क्लास है, माइक्रो कोर्स चलता रहेगा। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब निकाला है। अब मैं बताता हूं सही जवाब क्या है और कैसे निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम में घुसने जाओगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। पॉसिबिलिटीज कैसे बन जाएंगी? 1 ऑफ देम हिट्स और 2 ऑफ देम हिट्स और ऑल 3 ऑफ देम हिट्स। ना 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 ना, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली क्या करने जा रहा हूं, एटलीस्ट वाला वर्ड जब भी मुझे दिखे, whenever I see the word at least, I am going directly 1 minus probability of none. एटलीस्ट 1, कम से कम एक, 1 माइनस कोई नहीं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, यानी A does not hit and B does not hit and C does not hit. This will be equal to probability of at least one of them hits. At least one hit. जब भी क्वेश्चन में whenever you see the term at least one of the event or at least one of them happens, always think about 1 minus probability of none of them happens. So this will come out to be 1 minus probability of A bar 5/6 multiplied by B bar 3/4 multiplied by C bar 2/3। so 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया 1 minus 5/12 comes out to be 7/12। this is the answer, correct answer to the first part। second part is fairly easy, most of them you have done it। find the probability that exactly one of them hits the target। exactly one of them, in how many ways exactly one of them can hit the target? A hits and B does not hit and C does not hit, or
A does not hit and B hits and C does not hit, or A does not hit, B does not hit but C hits the target. Exactly one of them hit करेगा, यानी A हिट कर जाए, सिर्फ A हिट कर जाए, तो सिर्फ A हिट कर जाए तो सिर्फ PA प्लस PB प्लस PC क्यों नहीं लिखा सर? A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी प्लस B के हिट करने की प्लस C के हिट करने की, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं. सिर्फ A को हिट कराना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट A हिट्स एंड B does not hit and C does not hit. So this is the correct answer. This is the correct explanation. You cannot write only PA plus PB plus PC. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैल्यू अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. सेकंड पार्ट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं फटाफट से. PA 1/6 मल्टीप्लाइड, ये वैल्यूज तो डाल लोगे ना यार, वैल्यूज पुट करना तो आसान है. PA बार सारी वैल्यूज आपको ध्यान है. मैं करेक्ट आंसर लिख देता हूं. करेक्ट आंसर इज 31/72. दो बातें काम की थी इस क्वेश्चन में. एटलीस्ट वन ऑफ देम तो क्या सोचना है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम तो क्या सोचना है. इन द सेम वे क्वेश्चन कुड हैव आस्क्ड एग्जैक्टली टू ऑफ देम हिट्स द टारगेट. एग्जैक्टली टू ऑफ देम तो A एंड B हिट बट C डज नॉट हिट, और A एंड C हिट बट B डज नॉट हिट, और A डज नॉट हिट B एंड C हिट. अगर क्वेश्चन में पूछा होता एग्जैक्टली टू ऑफ देम हिट द टारगेट. This was the important part related to independent events. समझा ना तू? बोलो भैया, बहुत जोर लगा के समझाया मैंने. अभी भी समझ नहीं आया हो तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी. गुड 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 गुड. कैलकुलेशन ऑफ सेकंड पार्ट. अरे यार, तुम ये सब काम मेरे से करवाओगे तो आगे का क्वेश्चन को छूट जाएगा. चलो, PA 1/6 मल्टीप्लाइड बाई PB बार 3/4 मल्टीप्लाइड बाई PC बार 2/3 प्लस PA बार 5/6 मल्टीप्लाइड बाई PB 3/4 मल्टीप्लाइड बाई PC बार 2/3 प्लस PA बार 5/6 मल्टीप्लाइड बाई PB बार 3/4 मल्टीप्लाइड बाई PC 1/3. टोटल कम्स आउट टू बी 31/72. क्लियर? चलो आगे. अब अपन बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की. यू डोंट नो प्रूफ. अरे यार, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रूफ काम का नहीं है यार. काम की बात, क्रैश कोर्स कर रहे हैं अपन यार. जब काम की बात कर रहे हैं, जो काम की बात होगी वही तो करेंगे ना यार. प्रूफ कोई पूछने वाला थोड़ी है. मुझे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं. चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given that B has already occurred? This is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान होगा, बुक्स में पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन भी किए होंगे. लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सवाल आएगा उसमें नॉर्मली दो तरह के मेथड काम में आते हैं. पहला मेथड यूजिंग द फॉर्मूला, दूसरा मेथड बाय डिक्रीजिंग द सैंपल स्पेस. व्हेन इवेंट B has already occurred, so the sample space is actually reduced. Sample space is actually reduced to event B. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक तरह के क्वेश्चन जो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, दूसरे तरह के क्वेश्चन जो सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके सॉल्व होंगे. अगर आपको कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब सैंपल स्पेस इवेंट B की बन जाएगी. तो आप जो नॉर्मल सैंपल स्पेस निकालते हो ना कि यार सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, सपोज 3 4 5 आएगा, या मान लो डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आती है 1 2 3 4 5 6. अगर क्वेश्चन हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अकर्स गिवन दैट इवन नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इवन नंबर हो चुका है तो आप इवन नंबर की सैंपल स्पेस लिखना आपकी बार, और इसमें से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी. अब क्लियर हुआ? दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो यूजिंग द फॉर्मूला, दूसरा तरीका बाय रिड्यूसिंग द सैंपल स्पेस. चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, बताना समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर हो तो ये वाला क्वेश्चन करो. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ से कनेक्टेड है. जो लोग बड़ी सिटीज में रहते होंगे उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी.
इफ एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू के केस में आपको और केसेस बनाने पड़ेंगे. एटलीस्ट टू मीन्स एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री. अगर थ्री का केस चल रहा है तो एटलीस्ट टू को निकालने के लिए आपको एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री निकालना पड़ेगा. देव ने पहली बार में सही जवाब निकाल दिया यार. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन. गुड 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 गुड. चलो केपी को अपना डाउट समझ में आ गया है. 7/10 एंड 18 दीपांशु ने भी सही जवाब निकाल दिया है. गुड 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 गुड. और बस ड्राइवर आपस में गप्पे मारने लग गए तो लेट 100% हो जाएगा. और तुम अगर चैट में तुम अगर चैट में अपने आप को तुमने चैट में अपने आप को खो दिया, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो तुम्हारे जेईई मेंस क्लियर ना करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है बेटा. मेरा सेम है, बस टाइपिंग का अलग है बेटा. इतना लंबा टाइप करने की बजाय तो आंसर ही टाइप कर दे मेरे भाई. चलो कई सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है. करेक्ट आंसर इज 7/10 एंड 18/28. नहीं 18, हाँ 18/28. 9/14 लिख दो ना उसको यार. चलो चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं. कई सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया है. गुड, शाबाश. ध्यान देना भैया. नाइदर, चलो जो गिवन है उसको देखते हैं पहले जरा. Two buses A and B are scheduled to arrive at a central bus station. The probability that bus A will be late is 1/5, which means PA is given as 1/5. Probability that bus B will be late is 7/25, which means PB is given as 7/25. Probability that bus B is late given that bus A is late, यानी कि मैथमेटिकली मुझे PB given that A has already occurred ये दे रखा है 9/10. तुरंत फॉर्मूला लिख लेता हूं. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. फ्रॉम दिस आई कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 1/5. तो ये आ गया 9/50. जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे मैं जो जो निकाल सकता था वो मैंने निकाल लिया. अब बात करते हैं कि पूछा क्या है. नाइदर बस विल बी लेट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट लेट एंड बी इज ऑल्सो नॉट लेट. A is not late. A is not late. How much? 4/5 multiplied by B is not late. How much? 7/25 यानी कि 18/25. कुछ सॉरी नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट लेट एंड बी इज नॉट लेट. अगर मैं इसको पी ए बार मल्टीप्लाइड बाई पी बी बार लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा. सोचो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है. मुझे कैसे पता चला इंडिपेंडेंट नहीं है? क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अगर ए लेट होता है तो बी के लेट होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है. इफ ए इज लेट then the probability of B getting late is changing. It is something else, which means they are not independent. So I cannot write this is as PA bar into PB bar. No, I cannot write it as like this. So what I am going to do? I am going to use De Morgan's law. PA bar intersection B bar is PA union B whole bar. और PA union B whole bar को मैं P1 minus probability of A union B लिखूंगा. यानी कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये तो पढ़ा ही था अपन ने, तो डाल दो वैल्यू. 1 माइनस पी ए हो गया 1/5, पी बी हो गया 7/25 माइनस ये वैल्यू अपन ने निकाल ली है विच इज 9/50. सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/10 के बराबर. फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आया हो तो जल्दी से एस लिखना. नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से. जल्दी. +9/50 होगा. सॉरी, +9/50.
करेक्ट आया, गुड। सेकंड पार्ट बड़ा इजी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए इज लेट गिवन दैट बी इज लेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज लेट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर देना, ऊपर वाले की वैल्यू 9/50 है, डिवाइडेड बाई पीबी की वैल्यू 7/25 है। दिस विल कम आउट टू बी 9/14। क्लियर है सेकंड पार्ट भी? आज पढ़ी लिखी जनता है। हाँ, सेकंड पार्ट एक्सप्लेन हो गया। अब सेकंड पार्ट आसान था, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा टिपिकल था, जिसमें हमको इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है इसकी जानकारी भी हो गई, और अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल किया था। गुड गुड गुड। चलो अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, चुटकियों में हो सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान से करो तो। अंकित ने आंसर निकाल दिया है, और कोई? देव ने कुछ आंसर निकाला है, अंकित ने निकाला है, बाकी बच्चों का नाम नहीं आ रहे हैं। ना 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 1/14 3-4 बच्चों का निकला है। 1/14 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही कम बच्चों ने का निकला है, बाकी सारे बच्चों ने 1/50 निकाला है, पता नहीं कैसे। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, चैट को कर रहा हूं ऑफ, ध्यान से देखना। पिछला क्वेश्चन भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था, उसको मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। इस वाले क्वेश्चन में मैं सैंपल स्पेस निकालने जा रहा हूं, क्योंकि सैंपल स्पेस अब कुछ चेंज है। पहले सैंपल स्पेस थी कि 0 से लेकर 49 तक कोई भी टिकट निकल सकती है, लेकिन सिंस आई हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0, तो अब न्यू सैंपल स्पेस क्या है मेरे पास? न्यू सैंपल स्पेस वो सारे नंबर हैं जिनके डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा हो। वो कौन कौन से हैं? दोज नंबर्स आर 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30 एंड 40। मैंने सैंपल स्पेस निकाल ली। अब की बार बताया था ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में नई सैंपल स्पेस निकालनी पड़ेगी। तो नई सैंपल स्पेस कैसे पता चलेगी? जो इवेंट हो चुका है, जो कह रहा है गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0, so something is given which means my sample space is this, given that, so given which means this is my sample space. Now I have to find the probability that the sum of the digits on the selected ticket is 8. कितने नंबर है ऐसे? एक ही तो नंबर है ऐसा, so probability will be 1 divided by कितने ये नंबर? ये नंबर है टोटल 14। आंसर इज 1/14, दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। सिंपल सा सवाल था, लेकिन काम की बात क्या थी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, सैंपल स्पेस कभी कभी सैंपल स्पेस निकाल के होगा, नई सैंपल स्पेस कभी कभी फॉर्मूला यूज करके होगा। ये बात समझे कि ना समझे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। समझा ना तू? हाउ 14? ये 14 नंबर है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। My whole sample space is actually reduced to 14 numbers only. This is my sample space, यानी this is my total number of outcomes. This is my favorable outcome. Which one? 08 is my favorable outcome. टोटल तो 50 हैं। चलो दोबारा देख लो यार, दोबारा देख लो। चलो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0, समथिंग इज गिवन, समथिंग इज गिवन। क्या गिवन है? द प्रोडक्ट इज 0, सो माई सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 numbers. Which 14 numbers? 00, 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30 एंड 40। सिर्फ वो वाले नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा हो। अब ये मेरी सैंपल स्पेस है, इसमें से अब ऐसा नंबर चूज करना है ताकि सम ऑफ द डिजिट्स कितना आए, 8 आए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है जो कि 08। सो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। फेवरेबल तो एक ही है, टोटल 14 है, आंसर आ गया 1/14। गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यार। चलो अब बात करते हैं जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अपन उसका यूज करते आ रहे हैं पर अपन ने अननोइंगली उसका यूज किया है। सवाल बिल्कुल सेम वही है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच मीन्स ए इज हैपनिंग एंड बी इज हैपनिंग, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है इसमें, एक किताबी बात समझा रहा हूं। ये जो भी बता रहा हूं मैं किताबी बात बता रहा हूं। इसको अगर तुम नहीं भी जानोगे ना तो भी क्वेश्चन फिर भी हो जाएंगे, इसलिए इस किताबी बात को भूल जाना। बस अब तक मैंने जो आपको बताया था कि इवेंट क्रिएट करते जाओ, पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, या फिर यानी प्लस लगा दो, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। ऐसा इवेंट अगर आप बना लोगे तो प्रोबेबिलिटी अपने आप आपसे निकल जाएगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना भैया, हो जाएगा आपसे। अगर आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फंडा क्लियर भी नहीं है तो भी ये वाला क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। करो ट्राई। हाँ, गिवन मतलब नया सैंपल स्पेस। बिल्कुल जे, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। गिवन का मतलब सैंपल स्पेस चेंज हो गया है। जे ने कुछ जल्दीबाजी कर दी है। जे तुम्हारा कोई एक पार्ट गलत है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा पार्ट गलत है, कोई एक पार्ट गलत है। एक बात और बता दूं मैं काम की आपको, हो सकता है कि आपने प्रोबेबिलिटी जिस अंदाज में पढ़ी हो, आप उस अंदाज से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर सही आ रहा है। लेकिन जब आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो हो सकता है मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर, आपका सही जवाब आ गया है और मेरा मेथड आपको कुछ अलग लग रहा है तो कंफ्यूज मत होना, किसी एक मेथड पे काम कर लेना बस। अंजलि का सही लग रहा है, करण का भी सही लग रहा है, वी का गड़बड़ लग रहा है। एमसी तुमने थर्ड पार्ट का आंसर नहीं बताया यार। 49/121, 16/121 और 28/121। गड़बड़ 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 गड़बड़। सृष्टि का सही लग रहा है मुझे, श्रेयस का गड़बड़ लग रहा है। चलो करते हैं सॉल्व करते हैं। नहीं बेटा, वीडियो रुकी भी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा नेट स्लो हो गया होगा। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, करेक्ट जवाब निकाल के दिखाता हूं। करेक्ट जवाब लिख दूं क्या? सही जवाब है 49/121 और सेकंड का है 16/121 और थर्ड का है 56/121। थर्ड पार्ट बहुत सारे बच्चों ने गलत निकाला है, ध्यान से देखना क्या गलती करी है। 2 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, यानी बॉल डाली वापस निकाली। बोथ द बॉल्स आर रेड, इवेंट बना लो। फर्स्ट बॉल इज रेड and second ball is also red. First, what is the probability that the first ball is red? 7/11 multiplied by what is the probability that the second ball is red? This is also 7/11, क्योंकि बॉल को रिप्लेस कर दिया है। बाई चांस बोला होता कि रिप्लेस नहीं किया है तो 7/11 के बाद क्या आता? 6/11, 6/10 आता। So this comes out to be 49/121. First part is fairly easy. Second part, both balls are white. बोथ वाइट यानी पहली बॉल भी वाइट एंड दूसरी बॉल भी वाइट। फर्स्ट बॉल वाइट 4/11 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल भी वाइट 4/11। करेक्ट आंसर 16/121। सेकंड पार्ट का आंसर
बहुत सारे बच्चों ने ये भी सही निकाल लिया था, लेकिन थर्ड पार्ट में गड़बड़ करी थी। थर्ड पार्ट में आप एक इवेंट भूल गए थे। कौन सा इवेंट भूल गए थे? वन बॉल इज रेड एंड अदर इज व्हाइट। वन इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल? वन इज रेड एंड अदर इज व्हाइट। So the possibilities are first is white and second is red, or means plus, or first one is red and second one is white. अगर ये क्वेश्चन होता वन बॉल इज रेड की बजाय फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज व्हाइट, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो गलत जवाब दिया है उनका जवाब सही हो जाता। लेकिन वन शुड बी रेड एंड अदर शुड बी व्हाइट, तो वो तो कभी हो सकता है ना, रेड एंड व्हाइट या व्हाइट एंड रेड, which means the answer will be equal to white and red, यानी कि 7/11 into 4/11 plus 4/11 into 7/11, which means 56/121। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा समझने वाला था, ऐसे में इवेंट कोई मिस मत कर देना। समझा ना तू? बोलो, बढ़े आगे। बोलो 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 बोलो। क्लियर हुआ ना थर्ड वाला पार्ट? इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ जरा। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 7c2/11c2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला ही यूज करना है क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली जब अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा था तो अपन ने कहा कि पे ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब इंडिपेंडेंट है, तुम भूल जाओ इसको, तुम सिर्फ जनरल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ध्यान में रखो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पहले इवेंट ए हुआ मल्टीप्लाइड बाई इवेंट ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। जैसे पिछले क्वेश्चन में जब अपन ने कहा कि व्हाइट इंटरसेक्शन व्हाइट, तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, पहली बॉल व्हाइट निकले मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल भी व्हाइट निकले गिवन दैट फर्स्ट बॉल व्हाइट निकल चुकी है। तो पहली बॉल व्हाइट निकलने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी? 7/11 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी व्हाइट निकले गिवन दैट पहली व्हाइट निकल चुकी है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना यार, पहली व्हाइट निकली हो चाहे ना निकली हो, वो तो रिप्लेस कर दी गई है। तो दूसरी व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 7/11 ही है। तुम्हारा जो डाउट था, मैं नाम भूल गया कौन से बच्चे का डाउट था कि सर हर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है क्या? नहीं, एक्चुअल में अपन हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक्चुअल में। और यहीं पे अगर इंडिपेंडेंट होते तो इंडिपेंडेंट होने पर क्या होता है? पी बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। और अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये पी ए इंटू पी बी बनता है और डिवाइड में पी आ जाता है। तो पी बी ए इंटरसेक्शन ए इज सेम एज पी बी। तुम कंफ्यूजन वाली बातें पूछ रहे हो मेरे से, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ इतना सा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट एक्चुअली इसी का एक स्पेशल केस है। यानी एक्चुअल में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि पहले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी की पिछला हो चुका हो। तो ये दूसरी बार व्हाइट निकले गिवन दैट पहली बार व्हाइट निकली थी, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है क्योंकि बॉल रिप्लेस करी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0.14 कुछ ही बच्चों का आया है शायद। 0.14 कई सारे बच्चों का आया है। आज तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं यार। गुड 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 गुड, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया केपी, गुड। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। 0.14 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकंड प्लेन, तो सेकंड प्लेन तभी हिट करेगा व्हेन फर्स्ट प्लेन डज नॉट हिट एंड सेकंड प्लेन हिट्स द टारगेट। दे रखा ना क्वेश्चन में, द सेकंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट। सो सेकंड को हिट करने के लिए इवेंट क्या बनेगा? फर्स्ट डज नॉट हिट एंड सेकंड वन हिट्स द टारगेट। फर्स्ट डज नॉट हिट, हाउ मच? 0.7 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हिट्स, हाउ मच? 0.2। करेक्ट आंसर 0.14। एक लाइन का आंसर था, सिर्फ आपको इतना सा समझना था बस।
आई होप ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा। कई बच्चों का गलत आंसर था, समझ गए कि ना समझे? 7/22 आई थिंक गलत जवाब है, गलत जवाब है। या तो तुम 7/50 लिखते वो सही होता, 7/22 गड़बड़ है, कई सारे बच्चों ने निकाला है। पर आंसर क्या, इनफैक्ट क्वेश्चन पूरा फेयरली सिंपल था। समझ में आ गया हो तो जल्दी से इस लिखना। जेई मेंस का नहीं, शायद जेई एडवांस के उस टाइम में आया हुआ जब जेई का, मुझे याद नहीं कब का है, लेकिन जेई में आया हुआ है। नहीं जीपी वाला नहीं है यार, जीपी वाला तो जब तब होता है जब इनफाइनाइट तक जा रहा हो। हाँ मैंने बताया ना बेटा, 7c2/11c2 से भी सेम आंसर आएगा। चलो हाँ, ये फाइल फिर बंद हो गई आज, ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट 7 कैसे आया? मैंने कहा 1 हिट ना करे, तो 1 के हिट करने की 0.3 है, तो 1 के हिट ना करने की 0.7 हो गई ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, चैट को मैं ऑफ करने जा रहा हूं और अब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं थ्रू ए क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। A lady has a purse having 3 compartments. A lady has a purse having 3 compartments. First compartment contains 2 gold and 2 silver coins. 2 gold and 2 silver coins. Second contains 2 gold and 3 silver coins. 2 gold and 3 silver coins. And the third contains 3 gold and 4 silver coins. 3 gold and 4 silver coins. She randomly selects a compartment and draws a coin. Find the probability that the drawn coin is gold coin. जब क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि यार जो इवेंट हो रहा है ना, कि इवेंट क्या है, गोल्ड कॉइन का निकलना, ये गोल्ड कॉइन तो यार पहले से भी निकल सकता है, दूसरे से भी निकल सकता है, तीसरे से भी निकल सकता है। यानी कि जब आपको इस इवेंट के होने के बहुत सारे रास्ते दिखें तो समझ जाना क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। दोबारा बोल रहा हूं, जब जो इवेंट आपसे पूछा है उस इवेंट के होने के अगर आपको बहुत सारे रास्ते दिखें तो समझ जाना क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे सॉल्व करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गोल्ड कॉइन, तो बहुत सारे रास्ते दिखे तो उन सारे रास्तों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। क्या क्या रास्ते हैं ध्यान से देखना। गोल्ड कॉइन कैसे कैसे निकल सकता है? फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्ट हुआ हो, उसने रैंडमली अंदर हाथ डाला, हाथ उसका बाई चांस फर्स्ट कंपार्टमेंट में चला गया और सिक्का निकला गोल्ड, यानी फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्टेड एंड गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। और सेकंड कंपार्टमेंट इज सिलेक्टेड एंड गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। और थर्ड कंपार्टमेंट इज सिलेक्टेड एंड गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। सुनना दोबारा, इवेंट क्या था कि गोल्ड कॉइन निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो गोल्ड कॉइन निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, हो सकता है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ रहा हो सकता है सेकंड वाले में से आ रहा हो सकता है थर्ड वाले में से आ रहा हो। तो तीनों इवेंट बना दिए मैंने, फर्स्ट में से गोल्ड की निकलने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड में से गोल्ड की निकलने की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड में से गोल्ड की निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्ट हुआ होगा? 1/3। रैंडमली हाथ डाला है तो रैंडमली फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट किसी में भी जा सकता ना। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्ट हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कंपार्टमेंट में से गोल्ड कॉइन निकले, ये देखो कितनी आएगी 2/4 प्लस सेकंड कंपार्टमेंट सिलेक्ट हुआ हो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड में से गोल्ड निकले, सेकंड में से गोल्ड निकले कितना 2/5 प्लस थर्ड कंपार्टमेंट सिलेक्ट हुआ हो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड थर्ड में से गोल्ड निकले 3/7। This is how you do the question based on total probability. First you have to identify that the question is based on total probability. Then you have to identify in how many ways the event can occur. First way, second way, third way, and you have to add all those probabilities. समझा ना तू? समझे कि ना समझे? टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है, समझ गए कि नहीं समझे? 93/210, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। 93/210, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। हाँ, क्योंकि 3 केस हैं, या तो पहले केस में से निकलेगा या दूसरे में से या तीसरे में से।
समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं और इसी का अगला पार्ट कर रहा हूं मैं। अगला पार्ट है बेस थ्योरम। देखो क्वेश्चन में अगर मैं इसको इरेज करूं तो यहां तक आपको अगला क्वेश्चन सेम दिख रहा होगा। देखो यहां तक तो अगला क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन यहां तक सेम है, कॉइन तक ये दोनों क्वेश्चन सेम है। बेस थ्योरम में ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। इफ द ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट। इफ द ड्रॉन कॉइन यानी बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको क्या पहचानना पड़ेगा? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि एक इवेंट हो चुका है, एक इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। कौन सा इवेंट हो चुका है? गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, यानी जो सिक्का निकाला था वो एक्चुअल में गोल्ड कॉइन ही था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट। ऐसा क्वेश्चन, ऐसी लैंग्वेज आए तो समझ जाना बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। और बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो, पहले निकालनी पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यानी ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट वापस निकालना पड़ेगा। तो वही लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन गोल्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इंटरसेक्शन गोल्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इंटरसेक्शन गोल्ड। दिस इज इक्वल टू क्या क्या आया था? 2/12 2/12 प्लस 2/15 2/15 प्लस 3/21 3/21। एलसीएम लिया था अपन ने 210 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है यार? 12 एकम 12, 12 छिक्के, एक बार यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज निकाल के बता दो मुझे, ताकि मैं अगला पार्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। जल्दी से करके बताना क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। लास्ट में तो आ रहा होगा 30, एलसीएम लिया 210 तो 12 एकम 12, 9, 35। क्या गलती कर रहे हैं हम? 93/210 ठीक तो था, ये तो था यार। रुक जाओ एक मिनट यार। 35 28 30 35 28 30 35 28 30। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो क्या आ रहा था 93/210। ठीक 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 ठीक। चलो दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहचानना कैसे है कि एक इवेंट हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका है? कि गोल्ड कॉइन ड्रॉ हो चुका है। तो पहले उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली अपन ने, जो कि आई 35 + 28 + 30 डिवाइडेड बाई 210 विच इज 93/210। अब बेस थ्योरम लगानी, यानी उल्टी कैलकुलेशन करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 93। 35 डिवाइडेड बाई 93। सेकेंड कंपार्टमेंट की पूछता तो 28 डिवाइडेड बाई 93। 28 डिवाइडेड बाई 93। थर्ड की पूछता तो 30 डिवाइडेड बाई 93। बेस थ्योरम का सवाल बहुत 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 ही आसान होता है और बड़ा ही कॉमन है जेई एडवांस में। जेई मेंस में उतना कॉमन नहीं है, जेई एडवांस में बहुत कॉमन है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहचानना कैसे, मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक इवेंट हो चुका होगा और जो इवेंट हो चुका होगा वो उस इवेंट के होने के बहुत सारे रास्ते दिख रहे होंगे। यानी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है पहले। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालकर एलसीएम लेकर इस तरह की चीजें आपको दिखेगी। 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवाइड बाय 210 और दिस इज इक्वल टू 93/210। बेस थ्योरम में पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ पहले से निकला होगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 93।
ये मैं समझाना चाह रहा था आपको थ्रू द हेल्प ऑफ टू क्वेश्चंस। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन करी है और उसी क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बेस थ्योरम भी एक्सप्लेन करी है। समझ गए क्या? समझ गए हो तो जल्दी से आगे बढ़ें, क्योंकि अभी बाइनोमियल और रैंडम वेरिएबल बाकी है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कंटिन्यू करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा कम है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, हिमांशी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें इस अगले क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो जल्दी से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का बता दिया ना यार, फर्स्ट कंपार्टमेंट का मैंने तीनों का बता दिया, उसमें से फर्स्ट का भी निकाल लो अपने आप। जिनको बेस थ्योरम समझ में नहीं आई हो, मैं क्वेश्चन नंबर 13 में दोबारा बेस थ्योरम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। करो सॉल्व जल्दी से। बेटा अगर तुम्हारा ध्यान इस तरह की बातों पे होगा तो जे निकल नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया यार, 0.165 करेक्ट आंसर, गुड गुड, बड़ा जल्दी आंसर निकाल रहे हो। 22/133 looks like correct answer. गुड 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 गुड। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी का सवाल है। हाँ एनसीईआरटी का सवाल है यार। गुड, 0.165 करेक्ट आंसर। चलो चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए पर्सन गॉट टेस्टेड हिमसेल्फ एंड रिजल्ट वॉज पॉजिटिव। एक इवेंट हो चुका है कि पर्सन पॉजिटिव आ चुका है, तो पर्सन के पॉजिटिव आने के रास्ते हैं बहुत सारे। क्या क्या रास्ते हैं? कि ही वॉज रियली इन्फेक्टेड एंड द रिजल्ट बिकेम पॉजिटिव, और ही वॉज नॉट इन्फेक्टेड एंड द रिजल्ट बिकेम पॉजिटिव। यानी मैं निकाल तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी ही रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वॉज इन्फेक्टेड? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई इन्फेक्टेड पर्सन का रिजल्ट पॉजिटिव निकल जाए। 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कोरोना वायरस, सो मल्टीप्लाइड बाई 99 डिवाइडेड बाई 100 प्लस नॉट इन्फेक्टेड। इफ 0.1% is infected, then not infected is how much? 0.1% is infected, not infected is 99.9% multiplied by not infected person becomes positive, यानी कि false positive result 0.5%, 0.5 divided by 100 comes out to be 9.9 plus ये कितना आ रहा है? 49.95 डिवाइडेड बाई 1000। दिस इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर देते हैं 9.9 ऐड किया तो आ रहा है ये 5, ये आ रहा है। चलो तो फिर से क्वेश्चन में वही वाली बात थी, ए पर्सन टेस्टेड हिमसेल्फ एंड रिजल्ट वाज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के दो रास्ते हैं, या तो एक्चुअल में इन्फेक्टेड था और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, या वो इन्फेक्टेड नहीं था फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली अपन ने। अब मुझे बैक कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली वाज इन्फेक्टेड।
तो इन्फेक्टेड वाले का जो कंट्रीब्यूशन है इसको डिवाइड करना है 59.85 से, तो करेक्ट आंसर विल बी 9.9 डिवाइडेड बाई 59.85। कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर मैं करके निकालूं तो दिस शुड कम आउट टू बी 9.9 डिवाइडेड बाई 59.85, दिस कम्स आउट टू बी 0.165। 0.165, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था एक और बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। जिनको बेस थ्योरम क्लियर नहीं हुई थी अब क्लियर हो गई क्या? बेस थ्योरम भी एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही है, यानी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, फिर बैक कैलकुलेट करनी है। बैक कैलकुलेट करने के लिए ये डिवाइडेड बाई ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना बस। क्लियर हो तो फटाफट चलते हैं अपन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, थैंक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किस तरह की चीजें दिखाई देंगी? सपोज आपने कॉइन टॉस किया 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया और आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ 6 टाइम्स हेड आना चाहिए, 6 टाइम्स हेड आना चाहिए। तो 6 टाइम्स हेड आने का मतलब वो 10 में से कोई 6 बार हेड आना चाहिए। तो सपोज हेड 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 और टेल 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 टेल, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं ना, यानी कि आप 10 में से 6 प्लेस सिलेक्ट करो, उन प्लेसेस पे हेड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग प्लेसेस पे टेल की प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला जाता है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको बोला जाता है सक्सेस और इसको बोला जाता है फेलियर। इतना ही ध्यान में रखना है बस, कोई बहुत ज्यादा भेद की बात नहीं है। बोलो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट हो तो मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन करूं और इससे रिलेटेड दो तीन काम की बातें वो बताऊं मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। बाइनोमियल प्लीज रिपीट। सपोज आपने कोई कॉइन टॉस किया, चलो रिपीट कर रहा हूं, आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6 टाइम्स हेड अकर्स। आपको क्या करना है? 10 में से 6 टाइम्स हेड अकर मल्टीप्लाइड बाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी होल पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी होल पावर 4। अगर आपसे पूछता प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली 4 बार हेड आए, तो आपको लिखना है कि 10 में से 4 बार मल्टीप्लाइड बाई हेड आने की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई हेड ना आने की पावर 6। बाइनोमियल में इसको बोला जाता है सक्सेस, यानी सक्सेस की पावर 4, और इसको बोला जाता है फेलियर की पावर 4। ठीक है, चलो करो ये वाला क्वेश्चन नहीं तो 4 काम की बातें हो रहा है, फटाफट से इनको देख लेते हैं। मीन ऑफ अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया, 10 बार कॉइन को टॉस किया और हेड कितनी बार आ सकता है? वो 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 10 के 10 बार भी आ सकता है। तो 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कुछ निकाली जा सकती है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ निकाली जा सकती है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ निकाली जा सकती है, 10 बार आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाली जा सकती है। यानी ऐसी कुछ टेबल बन जाएगी, ऐसी टेबल बन जाएगी। 0 हेड उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 हेड उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, 2 हेड उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, ऐसे करते करते टेबल बन जाएगी। टेबल में आपको ये तो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये उसकी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स में जब टेबल बनती है तो उसका अपन मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन बाइनोमियल तो आपको बार बार वो सारी चीजें फॉर्मूले लगाने नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अबव का मतलब मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा सीधा n इंटू पी बोलना है। पी क्या है? पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जानते हो कि ये बात तो आ रहा है, आप बड़ा सिंपल है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दे रखा है। वेरिएंस निकालना हो तो डायरेक्टली n इंटू पी इंटू क्यू करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप जानते हो कि उसका अंडर रूट निकालना होता है n इंटू पी इंटू क्यू। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करता आपको, बट दिस इज फेयरली इजी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। क्वेश्चन में कभी कभी बी ब्रैकेट में n, p लिखा हो सकता है, तो समझ जाना कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी सिक्का कितनी बार उछाला गया है, एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
Q आप समझ गए होंगे, Q की वैल्यू 1 माइनस P है। चलो करो फटाफट ये क्वेश्चन, फटाफट से कर दो। या एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट अकर्स। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आप जानते ही हो ना, 6/36 होती है, यानी कि 1/6 होती है। यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/6 आ गई है। अब पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 सक्सेस मिले, एग्जैक्टली 1 सक्सेस मिले, तो 6C1 इंटू सक्सेस की पावर 1 इंटू फेलियर की पावर 5। एटलीस्ट 1 सक्सेस मिले। एटलीस्ट आते ही मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 1 माइनस नो सक्सेस मिले। एटलीस्ट का मतलब 1 माइनस नो सक्सेस, तो 1 माइनस नो सक्सेस यानी 0 सक्सेस। 6C0 सक्सेस की पावर 0 इंटू फेलियर की पावर 6। एट मोस्ट 1 सक्सेस मिले। एट मोस्ट का 1 सक्सेस का मतलब या तो 0 सक्सेस मिले या फिर 1 सक्सेस मिले। 0 सक्सेस मिले यानी 6C0 सक्सेस की पावर 0 फेलियर की पावर 6 प्लस 6C1 1 सक्सेस की पावर 1 इंटू फेलियर की पावर 5। मैं चाहता था कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं आपको, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि ये पार्ट आपको आता होगा, क्योंकि ईजी सा पार्ट है। ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि एटलीस्ट 1 हो तो कैसे करना है, एट मोस्ट 1 हो तो कैसे करना है, एटलीस्ट 2 हो तो कैसे करना है, यही वाला फंडा है। बस समझ गए हो तो जल्दी से बताओ, मैं एक पार्ट और करा देता हूं। समझ गए हो? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, और इसको मैं डिस्कस करूंगा कल माइक्रो कोर्स वाली क्लास में डिस्कस कर दूंगा इसको, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या होता है भैया? रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन सैंपल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट टू ए रियल नंबर। For example, if 5 cards are drawn one by one without replacement from a pack of cards, then a random variable x can be defined as number of aces drawn. बहुत ज़्यादा रैंडम वेरिएबल मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बट टाइम नहीं है, तो आई होप कि रैंडम वेरिएबल आपको ध्यान होगा। बट क्वेश्चन को देखकर रैंडम वेरिएबल आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सपोज ये वाला क्वेश्चन, A box contains 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls are drawn randomly, one by one with replacement. Random variable नहीं यार, टाइम नहीं है। मज़ा नहीं आएगा ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो सुनो फिर ध्यान से, मैं क्वेश्चन को छोड़ो, मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमने एक सिक्के को 10 बार उछाला, तो हमने कहा कि सिक्के 10 बार में से 2 बार हेड आया या 3 बार हेड आया या 5 बार हेड आया। इन द सेम वे सपोज मैंने एक डाइस को थ्रो या पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, तो उनका जो सम है वो कुछ भी आ सकता है। उनका सम 2 से लेकर 36 तक कुछ भी आ सकता है, जानते हो ना? सॉरी, 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है। तो रैंडम वेरिएबल इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज सम ऑफ 2 डाइस। और आपसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 आएगी, यानी कि दोनों का सम 5 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोबारा सुनना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था कि एक ही चीज को अपन बार बार कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ रहे थे, लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट सेम ही था। सिक्का उछाला हेड आया, सिक्का उछाला हेड आया। रैंडम वेरिएबल लगभग सेम चीज है, लेकिन हो सकता है उसमें वो बाइनोमियल वाले कोफिशिएंट ना दिखाई दे, 10C6 ऐसा ना दिखाई दे। तो जैसे मान लो मैंने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, तो उसका जो सम है वो 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है। सपोज ए रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज सम ऑन द 2 डाइस, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 आएगी, प्रोबेबिलिटी बताओ, या इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 7 आएगी, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसे करते करते रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको पहचाननी पड़ेगी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आ सकती है।
और उस रैंडम वेरिएबल की जो जो वैल्यूज आ सकती हैं उन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम ऑफ डाइस 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी निकालो तो फिर से बन जाएगी एक टेबल, और टेबल बनते ही निकालना पड़ेगा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। चांसेस बहुत कम है, चांसेस ज़्यादा इसी बात के हैं कि मीन स्टैंडर्ड और मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल का ही पूछा जाएगा, जिसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, टाइम की लिमिटेशन है 8:35 से ज़्यादा अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट बचा है, कर दो फटाफट से। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप पूछ रहे थे कि सर ये जेई में आता है कि जेई में आया क्वेश्चन है। 3 o'clock टुमारो 3 PM। मैं कर देता हूँ, ठीक बात है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं कर देता हूँ। देखो A box contains 15 green and 10 yellow balls. Balls are randomly drawn one by one with replacement. यानी हर बार बॉल को वापस डाला जा रहा है, तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम ही आ रही है, हर बार सेम ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो रिप्लेसमेंट कर दिया गया है यानी कि हर बार सेम इवेंट रिपीट होता जा रहा है, यानी बेसिकली ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट ही बन गया है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस डायरेक्टली निकालते हैं अपन n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना, यानी कितनी बार ट्रायल किया गया, 10 बार बॉल निकाली गई यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है, ग्रीन बॉल का निकलना सक्सेस है, तो ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 15/25, 15/25 यानी कि 3/5, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज 2/5, तो कितना आ रहा है ये 12/5, ये निकल गया वेरिएंस। लास्ट वाले पार्ट में उतना मजा नहीं आया जितना कि थोड़ा टाइम और होता तो और एक्सप्लेन कर सकते थे अपन, पर आई होप एंड आई बिलीव कि बाइनोमियल और रैंडम वेरिएबल फेयरली इजी हैं रिलेटेड टू जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो कल अपनी क्लास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट 2 3 PM। उसमें मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15, ये कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी लंबी खींची क्लास, बट स्टिल आज मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जवाब भी दिए और कुछ सिंपल क्वेश्चंस के जवाब भी दिए। चैट को मैं ऑफ कर देता हूं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पैम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, मज़ा नहीं आता ऐसे। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। ये क्वेश्चन नंबर 15 कल 3 बजे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। क्लियर? कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.